आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग का फॉर्मूला है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। इसका फॉर्मूला है 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा/2, वे अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल और एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। ठीक है। जो रिंग है जैसे यहाँ आर्क है उसके एक्सिस पे पॉइंट होगा, ये जो एक्स होगा, तो ये एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट एट द एक्सिस ऑफ दैट रिंग और आर्क। ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर। तो इसका तो हमें पता ही है के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर स्फेयर से बाहर है तो, अगर सरफेस पे है तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर ज़ीरो होता है क्योंकि जो कंडक्टिंग स्फेयर होता है मेटालिक स्फेयर होता है, उसका जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो हर जगह बराबर होता है, और उसके वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम नहीं होता ना उसके अंदर, जो कंडक्टिंग स्फेयर है उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है। क्योंकि वो होलो होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है जो कि सरफेस के पोटेंशियल के बराबर है। ठीक है। तो कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले ये रहे के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर उसके ज़ीरो होता है। इससे हमें पता चलता है कि कोई सा भी अगर कंडक्टर है मेटालिक, ठीक है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़ीरो है। जैसे अगर ये स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, शेल है, ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो ये बेशक इसके अंदर से होते हुए चली जाएंगी और सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती हैं हमेशा। ठीक है। होलो स्पेस में से क्रॉस कर जाएगी, बट जो स्फीयर, जो मेटल था ना, मेटालिक पार्ट, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगी। पोटेंशियल का केस ये रहा। पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर जो रेडियस के बाहर है पॉइंट, मतलब जो कंडक्टिंग स्फीयर से अगर पॉइंट बाहर है तो उसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाय आर, और अगर सरफेस पर है तो के क्यू बाय कैपिटल आर, और अंदर भी के क्यू बाय कैपिटल आर ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है और हमें पता है E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो है। इसलिए कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अंदर पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसमें जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा पूरे वॉल्यूम के अंदर। ये हॉलो नहीं होता, ये सॉलिड स्फीयर होता है। नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। तो दो केस तो सेम ही रहेंगे, बाहर वाला और सरफेस वाला, पर जब पॉइंट अंदर आ जाएगा तो जो चार्ज है वो कम रहेगा, क्योंकि जैसे ये था ना, बाहर था तो ये पूरा चार्ज था, सरफेस पर था तो भी ये पूरा चार्ज ही रहेगा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। बट अगर इस पॉइंट का निकालना है तो इस पॉइंट तक के अंदर का जितना भी चार्ज आ रहा है सिर्फ वही रहेगा, बाहर वाले जो एरिया का है वो नहीं आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। डायमेंशंस वही रहेंगी, आर से आर कट जाएगा तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, डायमेंशंस वही हैं। ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। अब एक बार ये पॉइंट देख लेते हैं, पोटेंशियल यूटरिंग। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूटरिंग तो देख ही लिया, पोटेंशियल यूटरिंग भी देख लेते हैं। के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि देखो ना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम डायमेंशंस देख रहे हैं अभी सिर्फ डायमेंशंस देख रहे हैं। तो स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो डिस्टेंस का क्यूब, एक डिस्टेंस हो गया तो नीचे आर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो जो पोटेंशियल है उसमें नीचे सिर्फ आर आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब पोटेंशियल निकालेंगे
तो ई इंटू डी आर करेंगे, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर का एक आर कट जाएगा। तो जो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग है उसके केस में नीचे सिर्फ एक ही आर आएगा, इसीलिए जब इसका रूट करेंगे तो सिर्फ एक ही डिस्टेंस आ रहा है। और ये डिस्टेंस क्या है, मान लो ये था रिंग, ठीक है, इस पॉइंट पर निकालना था, तो ये पॉइंट हो गया x, ये हो गया r डिस्टेंस, सॉरी रेडियस, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर मान लो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग पूछा है, तो ये डिस्टेंस ले लेंगे हम, क्योंकि चार्ज तो यहीं पर है ना, इसी पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज तो उसके जो सर्कमफेरेंस है उसी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो वहीं तक का डिस्टेंस लेंगे। तो ये डिस्टेंस ले लिया, और टोटल चार्ज हमें पता ही है क्यों, ठीक है। और पोटेंशियल ड्यू टू आर ये हमें पता है, वी एस के ने बताया था और जो एंगल दिया था, ठीक है। और फिर पोपट ने पूछा था ये एंगल क्यों दे रखा है, तो फिर वी एस के ने बोला था ये इसको मेजर करेगा इतना होता है, तो इसीलिए दे रखा है। तो पोटेंशियल ड्यू टू आर्क होता है के क्यू बाई आर सिंपली बस। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसा चार्ज वैसा उसका मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव है नेगेटिव, इसमें डायरेक्शन नहीं होती कुछ भी, ठीक है। पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आगे चलते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पहले केस तो दो बड़े सिंपल होते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमें ये चीज़ इसमें याद रखनी है कि जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है इट इज़ इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस, 3/2 टाइम्स ऑफ दैट एट सरफेस। तो इससे हमारा जो फॉर्मूला डिराइव करना होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। के क्यू 3/2 आना चाहिए ना, तो 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। पोटेंशियल है के क्यू बाय आर होना चाहिए, तो ऊपर आर का स्क्वायर नीचे आर का क्यूब ले लेंगे, क्योंकि 2 आर से 3 आर जाएंगे तो नीचे 1 आर रह जाएगा, ठीक है। ये था सिंपल सा इसका फॉर्मूला। के क्यू तो है ही 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर का क्यूब। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ये भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, इसकी वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों हो रहा है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो शीट है तो उसकी जो एक सरफेस है, मान लो ये वाली सरफेस है, ये रही शीट, इसकी इस वाली सरफेस पर ही चार्ज आएगा, ठीक है। सपोजिंगली हमने एक शीट ली, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज था, तो जो नॉन कंडक्टिव शीट होगी उसके केस में चार्ज सिर्फ इस वाली प्लेट पर ही आएगा, ठीक है। बट जब कंडक्टिंग शीट की बात करेंगे तो चार्ज इस वाली शीट पर भी आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंडक्टिंग शीट इज डबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू नॉन कंडक्टिंग शीट। अब इसके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमें ये देखना है कि वो कंडक्टिंग की तरह बिहेव कर रहा है या फिर नॉन कंडक्टिंग की तरह बिहेव कर रहा है। अब भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ गया इनफाइनाइट डायमेंशन की है, तो चार्ज जो इंड्यूस होगा वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। पहले तो प्लेट इनफाइनाइट डायमेंशन की है, चार्ज जो इंड्यूस होगा वो पहले इस वाली प्लेन पर होगा, पर वो कह रहा है क्वेश्चन में अगर कि जो इसकी डायमेंशन है प्लेट की वो इनफाइनाइट है, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, दूसरी प्लेट पर जाएगा ही नहीं। तो दो कि ये मेटालिक है, स्टिल इसमें हम फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। हमें लार्ज वर्ड के लिए देखना है, अगर लार्ज लिखा है समझ लो कि उसकी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है, या फिर हो सकता है कि ऐसा लिखा हो कि पॉइंट बहुत क्लोज है इसके, ऑल्दो इसकी डायमेंशंस इनफाइनाइट नहीं है बट पॉइंट बहुत क्लोज है, इसीलिए इनफाइनाइट डायमेंशन ऐसा लग रहा हो, ठीक है। तो हमें लार्ज वर्ड के पीछे जाना है, दो मेटालिक लिखा हो इट डजंट मैटर्स, अगर लार्ज वर्ड लिखा है तो चार्ज सिर्फ एक ही प्लेट पर रहेगा, दूसरी प्लेट तक जाएगा नहीं, तो मेटालिक की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, ठीक है। अब पोटेंशियल ऑफ शेल, पोटेंशियल ड्यू टू शेल, ये है कुछ फॉर्मूले, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस। अगर सरफेस का पोटेंशियल निकालना है तो, और अंदर शेल के अंदर का पोटेंशियल निकालना है तो वो भी ये रहेगा, क्योंकि जो जितना पोटेंशियल सरफेस पर रहता है उतना उसके अंदर रहता है, क्योंकि शेल है तो वो मेटालिक होगा, क्योंकि शेल है ना होलो अंदर से, तो उसे मेटालिक की तरह कंसिडर करेंगे हम,
ठीक है। और उसके लिए जितना पोटेंशियल सरफेस पर रहेगा उतना ही पोटेंशियल पूरे स्फीयर के अंदर रहेगा। और अगर उससे आउटसाइड अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, शेल के बाहर का पोटेंशियल निकालना है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वो डिस्टेंस जहाँ पर हमें पोटेंशियल पूछा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पोर्टेंट फार्मूला। अब एक पॉइंट यहाँ पर है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग देख लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बस फॉर्मूला याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, अब इसी का कंपैरिजन कर लेते हैं एक हम। जैसे अगर एक आर्क है, मान लो हमने ये थी आर्क, इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पर निकालना है, मान लो जो पॉइंट इस आर्क, ये एक आर्क है छोटी सी, इसकी वजह से इस पॉइंट पर निकालना है जो कि इस पॉइंट के बहुत करीब, इस आर्क के बहुत करीब है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट के लिए ये जो जरा सी आर्क है ये स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगी, स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2k λ/r sin α/2। एंगल कितना सबटेंड कर रही है, इसलिए जो स्ट्रेट लाइन है तो इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, तो एंगल भी 180 सबटेंड करेगी। 180/2 90, 90 sin 90 बन रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कोई वायर है और उसमें करंट जा रहा है, या फिर ये बोलें कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 2k λ/r। ये गॉसेस की एप्लीकेशन भी गॉसेस थ्योरम की। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2k λ/r। और यही केस अगर हमसे मैग्नेटिक फील्ड के केस में पूछ लेता सेम, कि भाई कंडक्टर है उसमें, अब यहाँ पे तो चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में हम चार्जेस एड्रेस की बात करते हैं, बट जब मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछता तो उसके लिए वो एक कंडक्टर के लिए पूछता भी, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसकी डायमेंशंस भी दे देता वो। तो इसके लिए हर पॉइंट पर अलग अलग रहता है। हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेट एम्पीयर सर्कुलर लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.dl ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द करंट एनक्लोज। ठीक है, तो इसके अंदर जो B की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन, अगर इस पॉइंट का निकालना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस आ रहा है तो 2πr, लाइन इंटीग्रल है तो क्लोज सरफेस लाइन, क्लोज पाथ देखना है हमने। ठीक है, तो ऐसे रहता है उसके लिए, अगर सरफेस पर है तो 2πr आ जाएगा, और अगर अंदर है तो इस वाले पार्ट का करंट माइनस करना पड़ेगा, तो उसके लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, जिस पॉइंट का हमें अंदर अंदर का डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा r³ अपॉन कैपिटल R³, क्योंकि इसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज है ना, फ्लो कर रहा है, तो हम वॉल्यूम के लिए 4/3πr³ लेते हैं। जैसे वॉल्यूम में r³ आता है ना, तो यहाँ पे r³ आ जाएगा और नीचे 2πr है ही। ऐसे सॉल्व होगा। अब ये सब हमने देख लिया। एक चीज़ ये देखने वाली है, इस पर बस नज़र मार लियो और अपना काम बन जाएगा। बस ये चीज़ नज़र मारनी है इन 4 पे। ये मैं बता नहीं रहा क्योंकि अच्छे से आता है, इनफैक्ट देखने तक की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे बताना रह गया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क है उसके लिए, अगर ये है आर्क, मान लो ये आर्क के लिए पूछ लिया और इसीलिए इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके लिए इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसके एंगल का, उसके अलोंग रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर ऐसे रहता, मान लो सिर्फ इतने पे चार्ज था, आधे पे चार्ज था, तो इसका जो एंगल सबटेंड हो रहा होगा उसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग रहेगा और पॉजिटिव के लिए बाहर रहेगा। मान लो नेगेटिव रहता तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग रहेगी डायरेक्शन और नेगेटिव के लिए अंदर रहेगा, और फिर इन दोनों के बीच का एंगल नेट निकाल सकते हैं हम ऐसे करके। ठीक है, ये चीज़ बतानी थी। अब आते हैं अपनी नोटबुक वाले पार्ट पे। देखो कंडक्शन है, तो
मान लो एक कंडक्टिंग स्फीयर था, इस पर कुछ चार्ज था Q था, ठीक है, और इसे हमने एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर से कनेक्ट कर दिया, तो इनके जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनके रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो इसके ऊपर Q चार्ज था पहले, अब सेकंड केस में Q1 और Q2 हो गया दोनों पे, तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 तो है ही, इतना तो हमें पता ही है। पर जो Q1 और Q2 का रेशो होगा वो R1 और R2 के रेशो के बराबर होगा। इनमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इनके रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज़ चार्ज 30 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इट इज़ 10 नॉट 100, फाइंड द फाइनल चार्ज। अब इनके रेडियस का रेशियो कितना है, 1:2, तो इनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस रेशियो में वो भी 1:2 ही होगा। 30 है तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2 का 10/20, तो ये आंसर जाएगा। जो 5 सेंटीमीटर वाला स्फीयर है उस पर 10 कूलम रह जाएगा, और जो 10 सेंटीमीटर वाला स्फीयर है उस पर 20 कूलम रह जाए माइक्रो कूलम रह जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस Q placed at distance R exert a force 10 Newton on each other. If 50% charge of one is given to other, find the new force. 50% चला गया, एक से दूसरे में चला गया, तो एक का तो हो गया हाफ, दूसरे का हो गया डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2, तो एक हो गया Q/2 हो गया 3Q/2, ठीक है। तो 3/4 टाइम्स हो गया पहले जितने भी फोर्स थी। अब मान लो कि ये अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं, एक प्लस Q रहता है एक माइनस Q रहता, और फिर हम कहते हैं कि भाई एक का उठा के दूसरे में डाल दिया, ठीक है। सपोजिंगली प्लस Q का उठा के माइनस Q में डाल दिया, हाफ 50% ही, तो प्लस Q का तो हाफ प्लस Q हो गया, और उधर जाके भी हाफ प्लस Q हो जाएगा, क्योंकि जो हमें तो एडिटिव देखना है ना, नेट चार्ज कितना बचेगा। माइनस Q में से अगर Q/2 माइनस करेंगे तो माइनस Q/2 ही बचेगा ना, ठीक है। तो उस केस में 3Q/2 नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, उस केस में माइनस हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस उल्टे हैं, और हमें पता है इलेक्ट्रो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है, पता ही है, ओम देखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू FO/FM। अब वो जो बायोमेंटर्स का था उसमें क्वेश्चन आया था एक बार कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। और पता नहीं ऐसा क्यों बोला था, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर जैसे वाटर का कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ब्रेकिंग बढ़ेगी, मतलब फोर्स कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाया तो जो FM है वो है FO/K के बराबर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये कम होगा तो FM बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स तो बढ़ रही है बट कम होनी चाहिए थी, तो ये डाउट बन के रह गया एक, बट हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है ना, क्वेश्चन तो यही आएगा टेम्परेचर बढ़ेंगे तो K पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और F से हमें याद रखना है OM, FO/FM, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाता है अगर मीडियम में तो, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ जाती है, ये एप्सिलॉन M है अपॉन O, तो एप्सिलॉन M हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब SHM के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था वो था 2π√m/K, ठीक है। और एक फॉर्मूला और भी था, T इक्वल्स टू 2π√I/PE, IPS करके था ना, IPS करके, तो उससे याद रखा था T इक्वल्स टू 2π√I/PE, ठीक है। I क्या था, I करंट, I था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे अगर ये रॉड है, ठीक है, एक मास यहाँ पर है एक मास यहाँ पर है, अगर सस्पेंड नहीं करा सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ये L/2 हो गया, ये भी L/2 हो गया, टोटल I कितना हो जाएगा mr², तो इसके लिए कितना हो गया ml²/4 + ml²/4, ये हो गया टोटल I/PE था।
पी तो डाइपोल मोमेंट होता दे ही रखा होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी दे रखी होगी, तो टाइम पीरियड इजीली आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद। ठीक है, तो इसमें दो केस पढ़े थे कंपैरिजन करके कि इलेक्ट्रोस्टैट का कंपैरिजन हमने एसएचएम से कर लिया था और रोटेशन से कर लिया था। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m/k। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L हैज़ यूनिफॉर्म चार्ज Q, फाइंड द नेट फोर्स बिटवीन द चार्जेस।